डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अपने इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विज्ञान और तकनीक को लेकर। साथ ही साथ अपने इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं 3 विषय को लेकर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही साथ नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप को लेकर क्या चल रहा है, और अंत में हम बातचीत करेंगे फार्मिंग इंडिया को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। चलिए इससे पहले नजर डाल लेते हैं क्या है खास मंत्रालय से। किसान भाइयों, आज हम प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इस योजना की घोषणा अभी हाल ही में बजट में 1 फरवरी 2025 को की गई है। इस योजना में 100 जिलों में यह लागू की जाएगी जिनमें कम प्रोडक्टिविटी होगी, या फिर मीडियम क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी, या फिर जिनका कि बिलो क्रेडिट एवरेज कम होगा, जिनका उन जिलों में यह स्टार्ट की जाएगी शुरू में प्रारंभिक तौर पर। इसके बाद इसको देश के अन्य भागों में भी लागू किया जाएगा। इस योजना में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर यानी उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी का भी इसमें ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं पंचायत और ब्लॉक लेवल पर भी स्थापित किए जाएंगे, और इरिगेशन पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा, सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा, उर्वरक भी बांटे जाएंगे, उर्वरक में भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट की भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी, किसानों को ऋण भी अवेलेबल कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो यह योजना अभी सेंट्रल और स्टेट के बीच मध्य मिलकर बनाई जाएगी, जिसमें कि दोनों के बीच में आपस में चर्चा करके और इसको बनाया जाएगा आगे। अभी इसकी EFC और कैबिनेट अप्रूवल होना बाकी है, तो ये योजना शीघ्र ही बन के लागू हो जाएगी। और जैसे ही लागू होती है तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वह इसका लाभ उठाएं और अपने उत्पादन बढ़ाएं, ताकि देश का भी उत्पादन बढ़ सके और इस योजना का लाभ उठाएं। चलिए अब रुक करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया, जो 10 मार्च तक चलेगा। तो क्या है खास इस मेले में, जान लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल लगाई है। इस मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों को दोनों केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्रियों ने देखा। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लखपति बहनों को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की बहनों को लखपति बनाने में सरस का बहुत बड़ा योगदान है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि ये सिर्फ मेला नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया है। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि एक आंदोलन दिख रहा है। एक ऐसा आंदोलन जहां हमारी ग्रामीण महिलाएं केवल कामगार नहीं बल्कि काम देने वाली है, गृहिणी ही नहीं बल्कि उद्यमी है, और केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति की नेता है। हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। पहले हमारी SHG दीदियों को लोन लेना मुश्किल था। आज वे लखपति दीदियाँ बनकर खुद का बिजनेस चला रही है। लोकल से ग्लोबल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना ही नहीं, अब वो सच्चाई बन रहा है। पहले उनके उत्पाद केवल गांव के छोटे बाज़ारों में बिकते थे। आज वे शहरों, मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं। कल वे
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंचेंगी। यह सफ़र आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपके आत्मविश्वास से संभव हुआ है। इसलिए इस साल का सरस मेला सिर्फ बिक्री के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए है। इस मिशन में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। मैं हर SRLM से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्टेट में 10-15 SHG प्रोडक्ट चुने जो देसी और विदेशी मार्केट्स में compete कर सके। हमें कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि क्वालिटी, जिससे हमारा उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सके, सर्टिफिकेशन, जियो टैग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, क्योंकि भरोसा किसी भी एडवर्टाइजमेंट से तेज बिकता है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि सरस मेला लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों यानी SHG दोनों के लिए एक पहचान बन गया है। ये मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक बड़ा मंच है जिसके माध्यम से लोग जैविक उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं। इस वर्ष सरस आजीविका मेले के 5वें संस्करण में 225 स्टॉल करीब लगाए गए हैं। करीब 450 स्वयं सहायता समूह के सदस्य इसमें अपने 1000 से भी ज्यादा अलग अलग वैरायटी के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बुनाई और खाद्य उत्पाद प्रस्तुत किया। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आजीविका मेला आज एक ब्रांड बन गया है। जब मैं मंत्री बना तो सरस मेले के बारे में जब सुनता था तो इसका बहुत ज्यादा डिमांड नहीं था। इससे पहले जब दिल्ली में हुआ फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, गुड़गांव में हुआ, सूरजगढ़ में हुआ, सूरजकुंड में हुआ, और आज जब यहाँ पर हम लोग कर रहे थे कार्यक्रम, तो एक साल में किसी ने भी हमसे सिफारिश नहीं किया कि हमारी भी दुकान इस सरस मेले में लग जाए। तो मैं आज इस मेले के आयोजक की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह इस मेले का शुरुआत आप लोगों ने किया और ये अपनी एक मंजिल, अब एक मैं कह सकता हूं कि अब इतना अपना ये पहचान पा चुका है ये सरस मेला, जो पूरे देश में जैसे आज 225 स्टॉल लगे, हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसी तरह आने वाले समय में हमारे आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय चौहान जी का ये सपना है कि पूरे स्टेट में हर जगह अपने दीदियों को ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म दें जहां पर जो अपने हाथ से अपने गांव में जो वो उत्पाद बनाती हैं उसको एक सही मार्केट मिल सके और उसको सही वाजिब दाम भी मिल सके। चलिए अब रुक करते हैं विज्ञान और किसान का। बत्तख पालन एक ऐसा जरिया है जिससे कम लागत में किसानों को ज्यादा मुनाफा हो सकता है। बात करें बत्तखों के अंडे की तो एक साल में 300 अंडे बत्तख दे सकती है, जिससे वार्षिक आय की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा का मुनाफा किसानों को हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी ज्यादा क्या है खास। मुर्गियों की तरह बतखें भी आमतौर पर अंडे और मांस के लिए पाली जाती हैं। हालांकि इनका मांस और अंडा मुर्गी के मुकाबले महंगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बतख पाल कर भी इंसान काफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। बल्कि कुछ पालकों का तो यहाँ तक कहना है कि बतख मुर्गियों से ज्यादा आय देने वाला पक्षी है। इसे पालने में कोई खास परेशानी नहीं होती। हालांकि ये जलीय पक्षी माना जाता है, इसके बावजूद आप इसे जमीन पर भी पाल सकते हैं। बतखों के खान पान पर बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसे रहने के लिए एक शेड होना चाहिए। शेड में हल्की धूप और हवा का इंतजाम जरूर हो। शेड के आसपास तालाब या फिर धान का खेत हो तो ज्यादा बेहतर है।
बतख शांत पक्षी है। इसे रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां ज्यादा शोर ना होता हो। जहां तक आहार की बात है तो बतखों को सूखा खाना खिलाना ठीक नहीं है। इस तरह का आहार उनके गले में फंस जाता है। ये रेशेदार खाना और पानी में रहना अधिक पसंद करती हैं। जहां तक आहार का सवाल है तो रसोई का कचरा, चावल, मक्का, चोकर और घोंगे वगैरह इन्हें काफी पसंद है। अगर आप तालाब में पाल रहे हैं तो कीड़े मकोड़े खाकर ही अपना पेट भर लेती हैं। इसलिए खाने पीने में ज्यादा खर्च नहीं आ पाता। मुर्गी के मुकाबले बतख कम बीमार पड़ती हैं और इनकी अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा है। अच्छी नस्ल की बतख साल भर में 300 से भी अधिक अंडे दे सकती है और ये दूसरे तीसरे साल तक भी अंडे दे सकती है। मछली के साथ बतख पालन और भी फायदे का सौदा है, क्योंकि बतखें खतरनाक परभक्षियों को खा जाती हैं, जिससे छोटी छोटी मछलियां सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा बतखों के आहार में प्रोटीन की जरूरत कम रह जाती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बतखों को तालाब में छोड़ दिया जाता है और जो बीट वो पानी में छोड़ती हैं वो मछलियों के लिए शानदार आहार का काम करती हैं। रात के समय भी जब बतखों को शेड में रखते हैं तो सुबह उनकी बीटों को तालाब में छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि एक बतख रोजाना 125 से 150 ग्राम तक अपशिष्ट निकालती है। साथ ही बतख का मांस और अंडा इंसानों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में। तब तक बने रहेगा डीडी किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष और आज हम बात करेंगे जायद मौसम में अरबी की खेती के बारे में, जिससे आप पत्तियों और कंधों दोनों से मुनाफा कमा सकते हैं। अरबी की खेती का महत्व। अरबी, जिसे तारो या कोलोकेसिया भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी पत्तियां और कंद दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और बाजार में अच्छी मांग रखते हैं। जायद मौसम में अरबी की खेती। जायद मौसम, जो गर्मियों में आता है, अरबी की खेती के लिए उपयुक्त समय है। इस दौरान तापमान और नमी की स्थिति अरबी की बढ़वार के लिए अनुकूल होती है। भूमि और मिट्टी की तैयारी। अरबी की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। साथ ही जैविक खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं। बीज चयन और बुवाई। स्वस्थ और रोगमुक्त कंधों का चयन करें। कंधों को 5-7 सेमी गहराई पर 42 बेथांडी सेमी की दूरी पर बोएं। बुवाई के बाद हल्की सिंचाई करें। सिंचाई और देखभाल। अरबी को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, विशेषकर गर्मियों में। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें और समय समय पर मिट्टी चढ़ाएं ताकि कंद अच्छे से विकसित हो सकें। कटाई और मुनाफा। बुवाई के 5-6 महीने बाद कंधों की खुदाई की जा सकती है। पत्तियों की कटाई पहले भी की जा सकती है, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। अरबी की पत्तियां और कंद दोनों ही बाजार में अच्छे दाम पर बिकते हैं, जिससे किसानों को दोहरा मुनाफा होता है। तो किसान साथियों, जायद मौसम में अरबी की खेती अपनाएं और पत्तियों व कंधों से अधिक लाभ कमाएं। खेती से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। चलिए अब बात कर लेते हैं कृषि स्टार्टअप के बारे में।
आजकल किसान खेती के साथ साथ स्टार्टअप का सहारा ले रहे हैं, जिससे उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है और साथ ही वो अन्य किसानों के लिए एक उदाहरण तैयार कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2012 में मैंने कुछ वैरायटियां जो थी वो लोकली मार्केट से ली और उनको उगाया, परंतु उनमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि उनमें बहुत मोटा बीज था। जैसा कि किसानों के साथ मेनली आता है कि अंगूर में बीज होता है। दोस्तों, जो अंगूर की मेन प्रॉब्लम है कि बीज रह जाता है और उसमें TSS जो है वो कम रहता है, तो इसमें सुधार की गुंजाइश थी। उत्तर भारत में लोग जो हैं यही सोचते हैं, किसान भी, कि अंगूर खट्टा होता है, बीज वाला होता है, परंतु ये जो बातें थी इनको सभी को नकारना था और आगे बढ़ना था कि नहीं, सीडलेस किस्में उग सकती हैं और मीठा अंगूर हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने इस पर कार्य किया और जो TSS है उसको बढ़ाने के लिए अच्छे से खाद और फर्टिगेशन किया अंगूर में, और कैनोपी सिस्टम अपनाए अलग अलग कि कौन से कैनोपी सिस्टम में अंगूर की क्वालिटी बेहतर बनाई जा सके। फिर जो साइज़ की बात आती है, अंगूर छोटा रहता है और साइज़ बढ़ता नहीं है, तो उसके लिए हमने थिनिंग प्रोसेस जो होता है कैंची से और केमिकल से GA3 वो दोनों ही अपनाए। और उसके बाद हमने GA3 हार्मोन्स का जो 60 ppm हार्मोन का यूज़ करके अंगूर के साइज़ को, जैसा आप देख सकते हैं, ये साइज़ हम बना पाए जो मार्केट में आसानी से बिक सकता है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, आज की डेट में मैं जब मार्केट में इस अंगूर को लेके गया तो लगभग 100 से लेकर 110 रुपये किलो का दाम मुझे मिला इस वैरायटी का। और दूसरी वैरायटी जैसा आप देख सकते हैं, ये है रेड फ्लेम सीडलेस, जो नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे पहले अनुमोदित की गई किस्मों में से थी। ये लाल रंग की कैलिफोर्निया की वैरायटी थी, परंतु लोग बाग भूल गए थे इन किस्मों को कि ये उग भी सकती हैं अच्छे से। तो हमने इस क्वालिटी का अंगूर उगाकर किसानों को एक पहल करने की कोशिश किया कि ये अंगूर आप मई के महीने में मार्केट में ला सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि मई के महीने में 15 मई तक महाराष्ट्र का अंगूर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मार्केट में अंगूर नहीं होता है। तो एक उदाहरण है नॉर्थ इंडिया अंगूर के लिए कि हम जब मार्केट में अंगूर बिल्कुल भी नहीं है तब हम अंगूर लेके जा रहे हैं, तो मार्केट प्राइस डेफिनेटली अच्छे मिलने वाला है और उसकी डिमांड जो है वो अच्छी रहने वाली है। एक और पॉजिटिव पॉइंट रहता है इसी दौरान कि जून और मई के महीने में शादियों का सीज़न रहता है और फ्रूट जो है वो कम रहते हैं। तो दोस्तों, इस कारण से भी जो अंगूर है वो काफ़ी अच्छे से बिक जाता है। अब बात आती है कि ये सब किस्में लगा तो लें, परंतु इनकी गुणवत्ता के साथ साथ बीमारियां, कैनोपी सिस्टम, उन पे कैसे कार्य करें। तो दोस्तों, अंगूर को लगाने के लिए सबसे अच्छा महीना जो रहता है वो जनवरी का सबसे अच्छा रहता है, जब डॉर्मेंसी का समय आता है, पत्ते सब गिर जाते हैं, तब हमें कटिंग रूटेड प्लांट जो हैं वो लगाने चाहिए जनवरी में। और उसके बाद हमें कैनोपी पे काम करना चाहिए। कैनोपी आप वाई रखें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु जिसके पास वाई एंगल यानी जो लोहे की एंगल होती हैं उनमें कार्य करने का, खर्चा उठाने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो बांस के डंडों पर भी शुरुआत कर सकते हैं। बांस के डंडे लगभग 7 फीट हाइट के आप यूज़ कर सकते हैं और लाइन से उनको लगाकर उन पे स्टार्ट कर सकते हैं। कैनोपी कई प्रकार की होती है अंगूर में। सबसे पुरानी कैनोपी सिस्टम जो है बाबर, जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा, पंडाल विधि एक छप्पर टाइप में होता है और अंगूर की बेलें उसके ऊपर आ जाती हैं, परंतु उस वैरायटी से, उस तकनीक में कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि पौधे की शाखाएं एक दूसरे के ऊपर आने से अंगूर की क्वालिटी घट जाती है और अंगूर जो है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं रहता है। बीमारियां अटैक ज़्यादा करती हैं और कीट भी बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसका एक दूसरा तोड़ है वाई एंगल एच कैनोपी। वाई एंगल में हम लगभग 6 से 6.25 7 फीट तक की हाइट की एंगल यूज़ करते हैं लोहे की, और वाई जैसे अक्षर के हम एंगल बनाते हैं, उस पर हम एच कैनोपी बनाते हैं अंगूर की बेलों की। एच कैनोपी पे अंगूर के गुच्छे जो हैं वो नीचे सीधे लटकते हैं, जिससे अंगूर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और अंगूर को बांधने का खर्चा जो है वो बच जाता है। और दोस्तों, उसके बाद आता है कि अंगूर में फ्रूटिंग कैसे लें।
अंगूर में फ्रूटिंग लेने का जो तरीका है दोस्तों, अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें प्रूनिंग करना अति आवश्यक है। अंगूर में प्रूनिंग का कार्य जनवरी में किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में महाराष्ट्र में 2 टाइम किया जाता है, जिसे हम बैकवर्ड प्रूनिंग और फॉरवर्ड प्रूनिंग करते हैं। तो किसान मित्र जो हैं हमारे उत्तर भारत के, वो कई बार गलती कर देते हैं, बहुत सारी वो 2 बार प्रूनिंग करते हैं, परंतु ऐसा ना करें। उत्तर भारत में सर्दियां लंबी होने के कारण उत्तर भारत में सिर्फ एक ही बार जनवरी में प्रूनिंग की जाती है। तो जनवरी में प्रूनिंग करने के बाद जब नए कल्ले या शाखाएं निकलती हैं, उसमें अंगूर के गुच्छे साथ में निकलते हैं, जिससे हमें फल मई और जून में प्राप्त होता है दोस्तों। वैरायटी के अनुसार अलग अलग समय हो सकता है पकने का। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैरायटी जो आप देख रहे हैं, ये पूसा नवरंग है, जूस मेकिंग वैरायटी, जूस एंड वाइन मेकिंग। दोस्तों, एक किसान के मन में ये भी रहता है कि बीज वाली किस्में हैं, उनका हम क्या करें, परंतु ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जूस एंड वाइन मेकिंग का एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है, जहां से आप अच्छी क्वालिटी का जूस डब्बा बंद मार्केट में ले जा सकते हैं। और इस वैरायटी का जो कलर है, बाहर से ब्लैक, अंदर से रेड कलर है। और दोस्तों, इतना अच्छी गुणवत्ता का अंगूर आपको मार्केट में अभी तक नहीं मिलेगा। तो आप इस किस्म को अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं जूस के लिए, और बड़े फार्म पर लगा सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। चलिए, तो वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे फार्मिंग इंडिया के बारे में। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। चलिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख कर लेते हैं फार्मिंग इंडिया का। चलिए, अब जान लेते हैं ई-नैम एप्लीकेशन के बारे में कि किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है और कैसे ये कृषि जिंसों के भाव और उसके मंडियों में जो स्थितियां बनी हुई है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाती है। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं
कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो आज के इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही। अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ सवाल आपके पास है या फिर आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र के लिए हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।